नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 12 होम साइंस और ये जो आपका प्रश्न पत्र है, ये पहले के पूछे गए प्रश्न पत्र हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पिछले बोर्ड में पूछे गए प्रश्न से भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम में लिखने का तरीका है वो जान लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड में दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है जो आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। सबसे पहले आप अपने रोल नंबर को इन ब्लैंक कोष्ठ में आपको लिखना है। इसके अलावा आपको साफ साफ बताया गया है कि परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। मतलब ये लिखना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट्स मस्ट राइट द QP कोड ऑन द टाइटल पेज ऑन द आंसर बुक। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए कि आपको कैसे एग्जाम में आपको एंट्री लेना है, कैसे आपको जो आंसर सीट होता है उस पर आपको रोल कोड लिखना है, क्वेश्चन पेपर पे आपको क्या क्या करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पहला पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो कह रहा है कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं। मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें 23 क्वेश्चन है या नहीं, मतलब 23 पेज है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिस प्रिंटिंग के कारण कई सारे पेज क्वेश्चन पेपर में नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपको लगेगा कि क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया लेकिन उसमें क्वेश्चन मिसिंग होता है। तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लें कि 23 पेज उसके अंदर है कि नहीं। इसके अलावा आपको इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है उसमें यह देखना है कि 35 टोटल प्रश्न है कि नहीं। टोटल क्वेश्चन जो है वो 35 आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको प्राप्त हुए हैं कि नहीं। साथ ही साथ प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न कोड को जो स्टूडेंट होंगे जो परीक्षा देने जाएंगे, जैसे आप सभी बच्चे हैं, वो उत्तर पुस्तिका मतलब जो आंसर शीट आपको मिलता है उसके मुख्य पृष्ठ पर जरूर लिखना है। क्या मतलब हुआ इसका कि प्रश्न पत्र के जो दाहिनी साइड में आपको पता है कि कोड दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कोड जो है 69/S, ये आपको अपने कॉपी के उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये सारे इंट्रोडक्शन जो हैं आपको प्रश्न पत्र में दिया रहेगा, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखने जाएंगे उसका क्रमांक मतलब कौन सा नंबर का क्वेश्चन है वो जरूर लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को पहले करना शुरू कर देते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें वो ये नहीं देखते कि उसमें ABCD सीरीज है, क ख ग घ है, वो 23 लिख के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर 23 में क है तो आपको 23 क को लिख के तब उत्तर शुरू करना है। अब देखिए इस प्रश्न पत्र को जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसको पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। आप निश्चिंत होकर आराम से बिल्कुल मन को शांत करके 15 मिनट तक अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र का वितरण जो है वो पूर्वाह्न में 10-15 बजे किया जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ये तो अब निर्भर करता है कि आपका एग्ज़ाम किस टाइम में है। अगर मॉर्निंग के टाइम में है तो इतने बजे, शाम के समय में होता है तो उसकी टाइमिंग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने आपको बताया था गृह विज्ञान का ये क्वेश्चन है, और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो होम साइंस पेपर है इसके प्रश्न पत्र को ही पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय नहीं दिया जाता, बल्कि जितने भी आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में उन सभी को पढ़ने के लिए प्रॉपरली आपको 15 मिनट का समय दिया ही जाता है, जिसको पढ़ के आप उसके प्रश्न को समझ सकते हैं। तो ये गृह विज्ञान है क्लास 12 का होम साइंस। 3 घंटे का समय आपके पास होता है। 3 घंटा इनफ है 35 क्वेश्चन करने के लिए, और 70 अंक आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ लेना है। इसके बाद कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है तो इसमें काफ़ी सारे इंट्रोडक्शन आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। क्या कहा गया है, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए। मतलब जो भी इसके अंदर आपको करने के लिए बोला गया है वो तो आपको करना ही करना है, नहीं तो कई बार आपके नंबर काट लिए जाते हैं, आपको पेंडिंग में डाल दिया जाता है, आपके कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इस कारण से आपका रिजल्ट सही नहीं आता है। पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो साफ साफ बता रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं। इस प्रश्न पत्र में 35 प्रश्न है, टोटल 35 क्वेश्चन हैं और सभी को करना जरूरी है। प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया।
क, ख, ग और घ। वहीं पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ABCD हो जाएगा। मतलब टोटल जो 35 क्वेश्चंस आपके पास हैं उसको 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे क है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ख होगा वो 2 नंबर का हो जाएगा, ग हो जाएगा वो 4 नंबर का हो जाएगा, जो घ होगा वो 5 से 6 नंबर का होगा। तो इसे अलग अलग भागों में बांटा गया और इसमें साफ साफ बताया भी गया है चौथे पॉइंट में कि खंड क में प्रश्न 1 से 14 तक का जो संख्या है, मतलब 1 से 14 तक का जो प्रश्न है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। इसके बदले में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर को आपको सही करना और इसके लिए आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। यहीं पे खंड ख में क्या है कि 15 से 18 तक में केस स्टडी आधारित प्रश्न होगा, मतलब केस स्टडी वाले प्रश्न होंगे। इनके भी प्रश्नों के उत्तर के आपको 1 ही अंक मिलेंगे। वहीं पे खंड ग की अगर बात कर लें तो 19 से 25 तक का जो प्रश्न होगा वो 2 अंकों के लिए होगा और इसी प्रश्न संख्या में 26 से 29 तक का जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा। आप जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना तो आपको उसी समय पढ़ लेना है कि कौन से प्रश्न का उत्तर का हमें कितना नंबर मिलेगा, ताकि उसी हिसाब से आप उसको लिख पाओ। और नेक्स्ट जो है खंड घ, इसमें 30 से 33 तक का जो प्रश्न है इसके आपको 4 अंक मिलेंगे और 34 से 35 के प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 5 अंक मिलेंगे। अब आपको 5 अंक का प्रश्न अगर जैसे ही मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके उत्तर भी 5 अंक के टाइप का ही होना चाहिए। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट हमारा कहता है कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए, मतलब कि इंटरनल आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जहां भी आवश्यक हो आप उदाहरणों के साथ उत्तर का समर्थन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जानना जरूरी है और आपके प्रश्न पत्र पर ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं खंड क का। सबसे पहला खंड क जो है यहाँ पे आपको पता है कि 1 से 14 तक का प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके बदले में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा जिसको आपको मार्क करना है। तो पहला प्रश्न ही हमारा कहता है KGVV योजना जो है वो आवासीय विद्यालयों में किस कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्रदान करती है? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 12 और कक्षा 10। तो याद रखिएगा KGVV योजना जो है वो कक्षा 12 तक का स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और कक्षा 12 आपको याद रखना है क्योंकि ये VVI है, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, चाहे आपको KGBV के बारे में 4 नंबर में पूछ ले या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछे, है इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान रखिएगा कि KGBV योजना जो है, जो आवासीय का मतलब होता है ऐसा स्कूल जहां पे छात्रों के रहने की सुविधा होती है। साथ में आपको बता दूं कि KGBV का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसका फुल फॉर्म है और ये क्लास 12 तक। आवासीय का भी मतलब मैंने समझा दिया, जहां पे छात्रों के रहने की सुविधा होती है। तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किसी विशेष स्थान जैसे दुकान, स्टोर, मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं, ग्राहकों की संख्या क्या कहलाती है? देखिए, किसी विशेष स्थान जैसे कि कोई दुकान हो गया, कोई मॉल हो गया, कोई स्टोर हो गया, वहाँ पे अगर उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता का मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ खरीदने आता है तो उस ग्राहकों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या उसे उपभोक्ता फोरम कहते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं? ये नहीं होगा। उपभोक्ता आगमन संख्या, हाँ ये सही है, उपभोक्ता आगमन संख्या कहते हैं। किसी दुकान, स्टोर, मॉल पे यदि कोई व्यक्ति विजिट करता है कोई सामान लेने के लिए तो उसे हम उपभोक्ता आगमन संख्या कहते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न कहता है वस्त्रों का उपयोग में लाते या धोते समय पड़ने वाली जो सिलवटें हैं उसको समतल करने की प्रक्रिया का नाम बताइए। कपड़े में जो सिकुड़न वगैरह आ जाती है या सिलवटें आ जाती है या उसे कई बार अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं घिकुचना, मतलब सिकुड़न को घिकुचना भी कहते हैं। तो वस्त्रों में ये जो मोड़ आ जाता है या सिलवट आ जाता है इसको समतल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन हमारा कहता है अवपातन, नहीं ये नहीं होगा। स्टार्च लगाना, ये भी नहीं होगा। पॉलिश करना, ये भी नहीं होगा। इस्त्री करना सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी, इस्त्री करना अर्थात आयरन करना। जब भी कपड़े हमारे सिकुड़ जाते हैं या सिलवटें आ जाती हैं तो उस पर हम आयरन करके उनको सीधा करते हैं, समतल करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न हमारा कहता है
सामाजिक उद्यमिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण होना चाहिए। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। सामाजिक उद्यमिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है हमारा सुविधाजनक स्थिति में काम करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है केवल स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है अपेक्षित और वंचित समूहों के लिए काम करना, ये सही है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। सामाजिक उद्यमिता के लिए एक व्यक्ति के अंदर अपेक्षित और वंचित समूहों के लिए काम करना जो है, यही उसके अंदर गुण होना चाहिए। अपेक्षित मतलब समाज में ऐसे व्यक्ति जिनको समाज से अलग थलग रखा गया हो, और वंचित समूह मतलब समाज के अंदर उन्हें सारी चीज़ों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना सामाजिक उद्यमिता के गुण में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है एक बड़े धुलाई घर में जल निष्कासन यंत्र होते हैं जो अपकेंद्री गति पर कार्य करते हैं, वे कितने प्रतिशत नमी को कपड़े से हटा देते हैं। देखिए आजकल ये धुलाई घर की ही बात नहीं है, हमारे घर घर में भी वो वॉशिंग मशीन वगैरह आ गया है जिसमें आप देखते होंगे कि कपड़े धोने के बाद वो पानी को उससे निष्कासित कर देता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी बड़े धुलाई घर की बात करें या अपने घर के वॉशिंग मशीन की बात करें तो वो कपड़ों के अंदर से लगभग 60 से 70% पानी को हटा देता है। मतलब कपड़ा नम तो होता है, ये भींगा भींगा से तो फील होगा ही आपको, लेकिन उसके अंदर से पानी नहीं टपकेगा, उसे वो पूर्ण रूप से मतलब 60 to 70% जल को हटा देता है। 6 हमारा कहता है खाद रंग और परिरक्षक किस प्रकार के संकट के उदाहरण हैं। खाद रंग, खाने में मिलाने वाले रंग जो हैं वो किस प्रकार के संकट के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये रासायनिक संकट के उदाहरण हैं। ये भौतिक संकट नहीं होगा, दिखाई देने वाले जैविक संकट नहीं होगा, सूक्ष्म जैविक संकट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रासायनिक संकट है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसी में हमारे पास एक अथवा में प्रश्न है, याद रखिएगा इन प्रश्नों को भी करना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद नियमन के तहत स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजना है। या तो आप ऊपर वाला कर लो प्रश्न, या अगर ऊपर वाला कभी कभार नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर लो। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से खाद नियमन के तहत स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि ISI मार्क और एग मार्क इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो है यही इसका सही उत्तर होगा कि ये जो खाद नियमन और इसकी सुरक्षा मतलब जो शुद्धता के मापन के लिए ISI मार्क और एग मार्क होना जरूरी है। ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ISI मार्क है और FFISI है, तो ये सब नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है ISI मार्क और एग मार्क। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है ICT का पूरा नाम क्या है। ICT भी आपके लिए VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचना और कैरियर प्रशिक्षण ये नहीं होगा। संस्थागत संचार प्रौद्योगिकी ये नहीं होगा। संस्थागत कंप्यूटर प्रशिक्षण ये नहीं होगा। इसका पूरा नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। और मैंने बताया VVI है, तो इसे आप सही तरीके से याद रखिएगा। ICT का पूरा नाम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है। 8वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धजनों के लिए कार्य करने वाले व्यवसायी के लिए जीविका का अवसर नहीं है। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो कौन से कार्य में अपना व्यावसायिक अवसर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं, जीविका नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है अल्जाइमर रोगियों के लिए दैनिक देखभाल केंद्र में देखभाल करता, ये नहीं होगा, ये इसमें काम कर सकते हैं। विश्राम देखभाल गृह में प्रबंधक, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है परमदर्शिता, तो यहाँ भी वो काम कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्काउट और गाइड प्रशिक्षक, स्काउट और गाइड प्रशिक्षक क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा NCC, तो इसमें जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं ना, तो अब जो वृद्ध व्यक्ति होगा वो इसमें ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि उसको बहुत दौड़ना कूदना खेलना कूदना सब पड़ता है। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो सही कथन नहीं है उसे मार्क करना है। आपको इन क्वेश्चनों में बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा कहता है इसमें नैदानिक पोषण क्षेत्र में आजकल चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहते हैं, तो ये कथन सही है। हमें इसमें सही कथन नहीं जो है उसे ढूंढना है। ऑप्शन बी कहता है स्वस्थ जीवन शैली चिरकालिक रोगों के आरंभ होने की अवस्था में विलंब कर सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा कहता है तैयार मृदु आहार आसानी से पचने वाले भोजन नहीं है, तो ये गलत है और हमें कथन गलत को ही इसमें चुनना था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 9वें का ऑप्शन सी जो है वही इसका सही उत्तर होगा कि तैयार मृदु आहार आसानी से पचने वाले भोजन नहीं है, ये कथन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए इसमें महिला उद्यमी किरण मजूमदार साथी, यही इसका सही उत्तर है। यदि आप किरण मजूमदार शॉ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक बार आप YouTube पे इनकी जानकारी को ले सकते हैं। बड़ा दिलचस्प जानकारी है, इतनी बड़ी ये व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, महिला होने के बावजूद, जबकि एक बार की कहानी है कि इनको महिला होने के कारण ही नौकरी नहीं मिला था और आज इनके कंपनी में लगभग 10 से 12 हज़ार लोग काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी महिला बिजनेसमैन है किरण मजूमदार शाह, तो यही ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा कहता है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, एक तरफ आपके पास रंगों का रूप है और दूसरी तरफ विवरण है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन बी है ये इसका सही उत्तर होगा। 1 का 3 मतलब एक जो है इसका इधर में 3 मिलेगा। रंगों का सामान्य नाम को ह्यू कहा जाता है। और ऑप्शन मतलब 2 नंबर जो है आभा जो है इसका 4 है, मतलब कि रंगों का हल्कापन। इसके अलावा जो तीसरा है रंगत, इसका पहला है रंगों का गहरापन। और चौथे नंबर पे जो है ये है तीव्रता। अब चौथे नंबर पर जो तीव्रता है इसका ऑप्शन 2 होगा रंगों की चमक। तो ये भी आपके लिए VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन भी। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करने वाले क्वेश्चन एक न एक तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। मैंने यहाँ पे हालांकि मैच भी कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 12 हमारा कहता है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। मैंने आपको भी पहले ही बताया था महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन तो आपको मिलान करने वाले जरूर पूछे जाएंगे। सूची 1 में बच्चों के लिए पहल के बारे में बताया गया है और सूची 2 में विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए विशेष गृह जो है वो बाल अपराधियों के हिरासती देखरेख के लिए होता है, मतलब ऑप्शन 4। 1 का हमारे पास 4 होगा, ये याद रखिएगा कि विशेष गृह इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बाल अपराधी होते हैं, जो छोटे बच्चे अपराध करते हैं, उनको सही से देख रेख किया जा सके। इसके अलावा जो CARA है, CARA जो है वो गोद लेने के लिए बनाया गया है, मतलब ऑप्शन ये जो 2 है उसका पहला होगा। तीसरा जो है वो कहता है SOS बाल गांव। तो SOS बाल गांव जो है इसमें आपको अनाथ बच्चों के लिए परिवार आधारित देखरेख होता है। जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें वो अपने परिवार की फीलिंग ले सकते हैं, परिवार के जैसे उनको रखा जाता है। और चौथा जो है वो है प्रेक्षण गृह। तो प्रेक्षण गृह में क्या होता है, गुमशुदा बच्चों के लिए अस्थायी गृह के रूप में काम करता है, जो मतलब गुम हो जाते हैं बच्चे, भटक जाते हैं, खो जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर है, जैसे कि पहले का चौथा है और दूसरे का पहला है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है निम्नलिखित में से खाद्य व्युत्पन्न पदार्थों को पहचानिए। देखिए मैं इसे भी VVI ही कहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से खाद्य व्युत्पन्न पदार्थों को पहचानना है। तो इसमें याद रखिएगा डब्बा बंद फल और सब्जियां, ये नहीं होगा। गन्ने से शक्कर इसका सही उत्तर है। इसके अलावा
तेल से वनस्पति घी भी इसका सही उत्तर होगा। मतलब इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 मतलब ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी में आपके पास एक अथवा में भी क्वेश्चन है। जैसे कि अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप कोई दूसरा क्वेश्चन करोगे तो अथवा में जो है वो भी कर सकते हो, आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ख बोला गया है लुई पाश्चर, याद होगा इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, सिरका के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, दूध के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो लुई पाश्चर ने निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों पर शोध किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया। पहला सूप है तो ये उत्तर इसका नहीं होगा, जल है ये उत्तर गलत है, सिरका इसका सही उत्तर है और दूध इसका सही उत्तर है, मतलब तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। लुई पाश्चर ने सिरका और दूध के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लंबे समय तक शराब को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपको ऑप्शन 3 और 4 को याद रखना है। दूध को उन्होंने पाश्चरीकृत किया ताकि लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक रेडियो के उदाहरण हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से सामुदायिक रेडियो के जो उदाहरण हैं वो तो पहला तो आपको याद होगा, मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था, स्वयं नियोजित महिला संस्था गुजरात को हम सामुदायिक रेडियो के रूप में जानते हैं। और दूसरा ऑप्शन भी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, ये भी सामुदायिक रेडियो के उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 अर्थात दूसरा जो है बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वयं नियोजित महिला संस्था गुजरात सामुदायिक रेडियो में आता है। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान भी सामुदायिक रेडियो के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। खंड क हमारा समाप्त हो गया है। अब हम खंड ख की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें साफ साफ बताया गया है कि केस स्टडी आधारित प्रश्न होगा और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 15 से 18 तक आपको उत्तर इसी पॉइंट के अंदर से देना है। खाद्य उद्योग में संसाधन निर्माण, शोध और विकास, जो वर्तमान खाद्य उत्पादकों में सुधार एवं नए उत्पादकों का विकास, उपभोक्ता बाजार में शोध और नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो रहा है। तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और खाद्य गुणवत्ता को मॉनिटर करना मतलब देख रेख करना, गुणवत्ता को नियंत्रित करने की पद्धतियों में सुधार करना, लाभप्रद उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु लागत निकालना, नियामक मामले सम्मिलित हैं। तो जीविका के लिए लोग खाद्य प्रौद्योगिकी की किस एक शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पेय पदार्थ हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, मांस और मुर्गी पालन हो गया, समुद्री खाद्य पदार्थ हो गया, वसा और तेल हो गया, अस्थायीकारी परिरक्षक रंग हो गया, अनाज और योजक पदार्थ हो गया। अब हम इसी के अंदर से इन प्रश्नों का जवाब लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है मतलब खाद्य प्रबलीकरण, आयोडीन युक्त नमक, विटामिन ए, डी युक्त तेल, ये सही है, लेकिन हमें क्या करना है, जो सही नहीं है उसको देखना है। तो अविकार जो है दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अविकार में दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां आती है, लेकिन ये उत्तर यहाँ पे सही नहीं है। तो हमें बोला गया है युग्म सही नहीं है, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां का युग्म सही नहीं है अविकार में, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 हमारा कहता है वह कौन सा विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषय जैसे कि रसायन, भौतिकी, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुप्रयोग जो है वो शामिल है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें रसायन विज्ञान को भी पढ़ा जाता है, जाना जाता है, भौतिकी विज्ञान को भी पढ़ा जाता है, जाना जाता है, पाक कलाओं को भी पढ़ा और जाना जाता है, कृषि विज्ञान को भी पढ़ा और जाना जाता है, सूक्ष्म विज्ञान को भी पढ़ा और समझा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। खाद्य विज्ञान वह शाखा है जिसके अंदर रसायन, भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान, सूक्ष्म जीव सबके बारे में जानकारियों को
पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17 कहता है नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया। आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्न तो पूछा जाएगा। अभिकथन ए कहता है भारत एक कृषि न्यून वाले देश में अब कृषि अधिक वाले देश के रूप में प्रगति किया है। ध्यान से समझिए प्रश्न क्या कह रहा है, अपने आप उत्तर समझ में आ जाएगा कि भारत जो है एक न्यून कृषि वाला देश था, न्यून मतलब छोटा कृषि वाला देश, लेकिन अब के समय में ये अधिक वाला देश बन गया है। मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे कृषि के उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। अब ज़्यादा अनाज उत्पन्न करेंगे तो उसको स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा, उसका प्रसंस्करण भी तो करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है एक कथन जो है वो तो बिल्कुल सत्य है, सही है, इसमें तो कोई चीज़ गलत नहीं है। अब कारण के बारे में समझ लेते हैं। आजकल खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी में साधारण परंपरागत विधियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ये क्या बोल दिया, ये बोल रहा है क्या आजकल जो पुराने समय के लोग खाद्य प्रसंस्करण करते थे वो आज नहीं किया जाता है? तो ये तो गलत है। नहीं, बिल्कुल आज भी अचार वैसे ही बनाया जाता है, आज भी मुरब्बा वैसे ही बनाया जाता है, आज भी चटनी वैसे ही बनाया जाता है, आज भी रोटी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए लोग ऊपर से तेल लगा के रख देते हैं। तो ये गलत है, आज भी लोग परंपरागत तरीकों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो ए सही होगा, लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 18 हमारा फिर से वही है। नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए क्या कहता है, कामकाजी महिलाएं, जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो काम करती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल बनने वाले सूप, जल्दी से पकने वाले भोजन को विकसित किया गया है। मतलब जो महिलाएं बहुत ज़्यादा जल्दी में कोई खाना खाना चाहती हो, ऐसी महिलाओं के ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों का निर्माण किया गया है, जैसे कि मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, सूप हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल सही है, अभिकथन ए जो है वो सही है। अब कारण आर को देख लेते हैं। अधिकतर संसाधित खाद्य पदार्थ बावर्ची कुक के खाना बनाने के समय को कम कर देता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। जब संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जो मतलब आधे पहले से तैयार होते हैं, तो ये क्या करता है कि होटल में जो कुक होते हैं, जो रसोइया होते हैं, उनको काम करने में आसानी होता है। वो तुरंत उस चीज़ को पका के अगले को पेश कर देते हैं, इससे उनका समय बचता है। तो यहाँ पे अभिकथन ए भी सही है और आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम खंड गौ से शुरुआत करते हैं। अब खंड गौ में क्या है कि हम डायरेक्ट आंसर शीट पे आ गए हैं ताकि हम प्रश्न और उत्तर को आपको एक साथ समझा सकें। तो प्रश्न हमारा 19 नंबर कहता है एक वृद्ध व्यक्ति जिसका हाल में ही शैल चिकित्सा अर्थात सर्जरी ऑपरेशन के साथ उसका कुछ हुआ है, उसको एक आहार विशेषज्ञ किस प्रकार के आहार की सलाह देगा। अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन हुआ है, हाल में ही सर्जरी हुआ है, तो उसको खाने के लिए जो चिकित्सक है या फिर आहार चिकित्सक जो होंगे, जो भोजन के बारे में चार्ट प्लान बनाते हैं, वो किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाने की सलाह देंगे। दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें वो ले सकते हैं अर्थात खा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्ति जिनका भी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ हो, किसी कारणवश से सर्जरी हुआ हो, उनको अगर अब भोजन करने की बात है तो वो किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को भोजन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए आहार का जो प्रकार होगा, उनको तरल आहार खाना है, लिक्विड टाइप के फूड खाने हैं। पूर्ण तरल आहार मतलब लिक्विड, सेमी लिक्विड या फुल्ली लिक्विड, मतलब उनको दलिया खा सकते हैं, वो सूप पी सकते हैं, वो कॉफ़ी चाय का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह के भोज्य पदार्थों का वो सेवन करेंगे। और खाद्य पदार्थ में आपको कोई एक ही लिखना है क्योंकि एक ही नंबर का प्रश्न है। तो खाद्य पदार्थ में वो सूप ले सकते हैं, मैंने भी आपको बताया, फलों का रस ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, दूध, छाछ, मिल्क शेक पी सकते हैं और बहुत हल्की चाय पी सकते हैं। तो ये सारे खाद्य पदार्थ जो है एक सर्जरी वाले व्यक्ति को भोजन के रूप में लेने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है और 20 में जो ऑप्शन है वो क के साथ है। याद रखिएगा क के साथ आपको लिखना है, मतलब क और ख दो प्रश्न होंगे इसमें। प्रारंभिक बाल्यावस्था
देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 4 सामान्य सेवाओं की सूची बनाना है। ये 2 नंबर का प्रश्न रहेगा आपके लिए, महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में आपको किन्हीं 4 सामान्य सेवा की सूची बनानी है। यहाँ पे आपको 7 सूची के बारे में दिया गया है, आपको इसमें से कोई सा भी 4 लिखना है। पहला तो आप शिशु गृह जिसे क्रेंच कहते हैं वो खोल सकते हैं। दूसरा दिवस देखभाल केंद्र जिसे डे केयर सेंटर कहते हैं वो खोल सकते हैं। नर्सरी स्कूल खोल सकते हैं। गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ वगैरह के माध्यम से चलता है वो खोल सकते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं जो आंगनबाड़ी वगैरह होता है वो खोल सकते हैं। छठा है प्रशिक्षण संस्थान और 7वां है मध्याह्न भोजन योजना। ये 7 में से कोई सा भी 4 पॉइंट जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब जो बाल्यावस्था का प्रारंभिक पायदान होता है उस समय आप इन 4 में कहीं भी सेवाओं की सूची लिख सकते हैं, मतलब इसमें आप कैरियर बना सकते हैं। तो इसमें से 4 पॉइंट कोई सा भी आपको लिखना है। अब इसी का जो ख है वो कहता है एक दिवस देखभाल केंद्र जिसे हम डे केयर सेंटर कहते हैं। तो शिशु गृह में छोटे बच्चों की कौन सी 4 आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो डे केयर सेंटर होता है, अगर उसमें कोई बच्चा है तो वो उनके किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है, किन किन चीज़ों के ऊपर उनका कार्य होता है, कौन कौन सी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करते हैं डे केयर में। तो वहाँ पे देखिए उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, बच्चों की सुरक्षा का, शारीरिक आवश्यकताएं, स्वयं की देखभाल, खान पान, शौच का प्रशिक्षण, कैसे टॉयलेट जाना है, ये सभी ध्यान देते हैं। और तीसरा कहता है सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताएं, समाज के साथ जुड़ने का तरीका, बात करने का तरीका, किसी बड़े से कैसे बात करते हैं, भाषा का भी विकास करते हैं, मतलब उनको छोटे छोटे शब्द को भी सिखाते हैं। संज्ञानात्मक विकास, अनौपचारिक शिक्षा भी देते हैं कि कैसे आप मतलब जैसे कि छोटे बच्चों को अ आ इ 1 2 3 ABCD सिखाया जाता है। क्रियात्मक विकास करना, मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके साथ खेलना कूदना, कार्टून दिखाना, खेल कूद करना, साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखने की चीज़ों को सिखाना है, कैसे आप नाखून को साफ रखोगे, कैसे आप प्रतिदिन नहाओगे, बाल साफ रखोगे। ये सारी चीज़ें जो है वो डे केयर सेंटर में एक बच्चों को सिखाया जाता है और इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसमें से भी आप कोई 4 पॉइंट को लिख लोगे तो आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। 21वां प्रश्न हमारा कहता है आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक सैरगाह में गए थे। 4 कारक लिखिए जो आपको यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि भविष्य में आप उसी सैरगाह में दोबारा जाना चाहोगे या नहीं। देखिए कई बार आप गर्मी छुट्टी में कहीं विशेष स्थान पे घूमने जाते हो और वह स्थान आपको बहुत पसंद आ जाता है, तो आप कोशिश करते हो या घर पर परिवार वालों को बोलते हो कि अगली बार फिर से जब मुझे छुट्टी मिलेगा ना तो मैं वहीं जाना पसंद करूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ये एक उदाहरण है। आप हिमाचल प्रदेश चले गए, मसूरी चले गए, मनाली चले गए, वहाँ आप एक बार गए हो और ठंड में छुट्टी बिता के आ रहे हो और आपको अब फिर से इच्छा हो रही है कि क्या मैं फिर से मसूरी जाऊँ, मनाली जाऊँ, नैनीताल जाऊँ। तो इसके क्या कारण है? कोई तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, जिसके कारण आप फिर से दोबारा वहां जाना चाहोगे। या फिर अगर नहीं जाना चाहोगे तो उसके भी 4-5 पॉइंट कारण होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग गया, या खाना आपको पसंद नहीं आया, या आपकी तबीयत बिगड़ गई। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जाना चाहोगे तो उसके भी 4 कारण और नहीं जाना चाहोगे उसके भी 4 कारण आपको लिखना है। तो देखो अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ पे आपको आराम मिला, मतलब आप बहुत रेस्ट फील कर रहे थे, वहाँ पे आपकी सुरक्षा का पूरा वहाँ पे ध्यान रखा गया, साफ सफाई एवं स्वच्छता थी वहाँ पे, भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, जिस कमरे में आप रहे वहाँ की साज सज्जा बहुत अच्छी थी, जो भी होटल वगैरह आपने लिया हो वहाँ का परिवेश अच्छा था, आतिथ्य अतिथि सेवाएं और कक्ष सेवाएं सभी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, सुख सुविधा के आकर्षण खेल की सुविधा थी, अवकाश का अनुभव फील हो रहा था, मतलब छुट्टी वहाँ पे अच्छी बीत रही थी, किफ़ायती थी, सस्ता था, हमारे बजट में था। ये भी तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम कहीं घूमने गए, हमारे बजट से बाहर का हो गया, 10,000 खर्चा करना था, 20,000 खर्चा होगा, तो वहाँ तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 10,000 खर्चा करने के मूड से गए और सिर्फ 5,000 ही खर्चा हुआ और सारे सुख सुविधाओं का हमने लाभ उठाया है और 5,000 वापस हम लेके आए हैं, तो ये किफ़ायती बजट का हमारा टूर हो गया ना, और बजट के अनुकूल हो गया। इन कारणों से आप इसमें से भी कोई 4 पॉइंट लिखोगे, आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे कि इन 4 कारणों से हम वहां पे दोबारा जाना पसंद करेंगे। प्रश्न नंबर 22 हमारा कहता है असम और केरल प्रत्येक के, मतलब दोनों जगह के किसी एक पारंपरिक हस्तशिल्प का आप नाम बताइए। हाथ से बनाई गई चीजों को हम हस्तशिल्प कहते हैं। तो असम का
या केरल का? प्रत्येक के किसी एक पारंपरिक हस्तशिल्प का आपको नाम बताना है। तो असम में आपको पता है बांस शिल्प है। बांस शिल्प कहने का मतलब है कि बांस से बनी हुई वस्तुएं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बांस समझते हो, बंबू, जिससे हमारा ढकिया बनता है, सूप बनता है, डगरा बनता है। ऐसे ही वहां पे बांस से लोग टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, बेड बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, झूला बनाते हैं। वहीं केरल की अगर बात कर लें तो नारियल शिल्प है। यहाँ पे नारियल के रस्सियों के माध्यम से, नारियल के पत्तों के माध्यम से और भी नारियल के अलग अलग चीज़ों के माध्यम से ये लोग बड़े अच्छी अच्छी चटाई बना लेते हैं, डलिया बना लेते हैं, डोल बना लेते हैं, झूला बना लेते हैं। तो ये वहाँ की हस्तशिल्प की कलाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है सोफिया छोटे बच्चों से प्यार करती है और उसे एक नर्सरी स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया है। मतलब सोफिया नाम की एक महिला है, उसे छोटे बच्चे से प्यार बहुत है और वो एक नर्सरी स्कूल के लिए नौकरी के लिए आवेदन किया है। इस कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उसमें कौन कौन से 4 कौशल होने चाहिए? अब जो सोफिया है उसके पास 4 स्किल्स क्या होने चाहिए ताकि उसको नर्सरी स्कूल में नौकरी मिल जाए? तो देखिए यहाँ पे कौशल की अगर बात कर लें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये VVI क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आपको बताना है बाल विकास के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। छोटे बच्चों को कैसे केयर किया जाना है, कैसे उनको रखना है, कैसे उनको खिलाना है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान सोफिया के पास होना चाहिए। दूसरा है छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं की समझ होनी चाहिए। छोटे बच्चे को कब क्या चाहिए, कब वो खाना खाएंगे, कब वो टॉयलेट जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, कब उनको साफ सफाई की ज़रूरत है, इन चीज़ों का भी जानकारी सोफिया के पास होना चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों से बातचीत मतलब अंतःक्रिया करने की क्षमता और प्रेरणा होना चाहिए। किसी भी बच्चे को अपने बात से उसको अपने लगाव में ले लेना, उससे एक रिश्ता बना लेना, ये जानकारी भी उसके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक और रोचक गतिविधियों के लिए विविध कला कौशल का संग्रह होना चाहिए। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनका माइंड डेवलप करने के लिए ना उनके साथ ऐसी रोचक गतिविधियां जैसे उनके शारीरिक गतिविधियों के लिए थोड़ा सा दौड़ाना, थोड़ा सा हंसाना, थोड़ा सा खेलना, थोड़ा सा उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी जानकारियां प्रदान करना, ये सारी जानकारियां भी सोफिया के पास होनी चाहिए। और 5वां पॉइंट हमारा कहता है कहानी सुनाने मतलब उसको स्टोरी सुनाइए, मोरल स्टोरी सुनाइए, उनके साथ नृत्य कीजिए, संगीत उनके साथ शेयर कीजिए, गाइए और उनको गाने के लिए बोलिए, खोजबीन करने की चीज़ों के ऊपर बात कीजिए कि कैसे किसी चीज़ को ढूंढना है, प्रकृति के साथ संबंध, नेचर को समझना, समाज के साथ संपर्क कैसे बनाना है, समाज में अपने बड़ों से कैसे बात करना है, माता पिता से कैसे बात करना है, इन सभी के लिए उनके अंदर उत्साह भरना, ये सब सोफिया के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों की शंकाओं और प्रश्न उत्तर की इच्छा और रुचि में भी विकास करना चाहिए। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, उन डाउट को दूर करना, उनकी शंका को दूर करना, उनकी इच्छा और रुचि के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना। सोफिया को इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक नर्सरी स्कूल में एज ए टीचर या एज ए मतलब कि गाइडर के रूप में काम कर सकती है। 7वां पॉइंट हमारा कहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की क्षमता। सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चा सुस्त होता है, कुछ बहुत तेज होता है, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कुछ कमज़ोर होता है। तो उन सभी की क्षमताओं को समझ के उसके साथ विकास करने की प्रक्रिया को अपनाना भी सोफिया को आना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 कहता है सामुदायिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्यावरण के बारे में भी जागरूकता। समुदाय के बारे में समझाना, अपनी संस्कृति के बारे में समझाना, अपने क्षेत्र के पर्यावरण के बारे में समझाना कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे पर्यावरण के ऊपर हम निर्भर करते हैं, इन सभी चीज़ों को बच्चों को बताना। शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रियता और तत्परता। शारीरिक गतिविधियाँ कहने का मतलब है जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गया, थोड़ा सा टहलना हो गया, पार्क में खेलना कूदना हो गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना भोंदू टाइप के होते हैं, उन्हें खेलना वगैरह पसंद नहीं, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, तो उससे उनकी शरीर की गतिविधियां खराब हो जाती है। बच्चों के प्रति अनुकूल और लचीला होना, ये नहीं कि बच्चों के प्रति सख्त हो गए, बिल्कुल डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके
प्रति लचीला होना चाहिए, उनके साथ उनको ढलना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट जो हैं वो आप लिख सकते हैं कि एक सोफिया को अगर बच्चे से बहुत प्यार है तो वो कैसे किसी नर्सरी स्कूल में बच्चों के रूप में, बच्चों के गाइडर के रूप में, एज ए टीचर के रूप में काम कर सकती है। इसी में 11वां पॉइंट भी दिया गया है, प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल, रिकॉर्ड रखने, लेखाकरण, रिपोर्ट लेखन में सक्षम, बच्चों के अटेंडेंस के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, उनके रिकॉर्ड रखने के बारे में, कौन से बच्चों की कौन सी समस्या है उसके बारे में, ये सारे लिखने के तरीके, रिकॉर्ड रखने के भी तरीके उनको आना चाहिए। और ये 11 पॉइंट है, इसमें से भी आपको कोई 4 ही लिखना है। 4 लिखोगे आपके पूरे नंबर हो जाएंगे। 11 पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई ना कोई 4 पॉइंट तो आपको याद रहेगा ही। जो आसान पॉइंट है आप वही लिख लेना, उसी से भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट आंसर को लिखना है, जिससे आगे वाला जो टीचर हो ना वो भी एक बार मतलब कि सोचे कि हाँ बच्चे को जानकारियां थी इसलिए उन्होंने इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपके अच्छे नंबर होम साइंस में भी आ जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 24 क को देख लेते हैं। वेंकट ने सेट डिजाइनर बनाने के लिए सेट डिजाइनिंग की स्नातक डिग्री पूरी की है। मतलब एक व्यक्ति है जो डिजाइनर कोर्स किया है, सेट डिजाइनिंग बनाने में उसने स्नातक किया है, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया है, डिग्री प्राप्त कर लिया है। तो 4 क्षेत्रों की सूची बनाइए जहां वो कार्य कर सकता है। अब तो उसने स्नातक कर लिया, डिग्री ले लिया, सर्टिफिकेट हो गया उसके पास, अब वो कहाँ काम कर सकता है, कहाँ पे उसे अपना जीविका प्राप्त हो सकता है, कहाँ पे उसे अपनी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो सेट डिजाइन तो अक्सर फिल्म वगैरह में भी होता है। तो पहला तो आप लिख सकते हैं चलचित्र, जिसे हम फिल्म कहते हैं, यहाँ पे सेट डिजाइन के अंदर उसको काम मिल जाएगा। टेलीविज़न के अंदर मिल जाएगा, नाटक के अंदर मिल जाएगा, व्यापार प्रदर्शनी कहने का मतलब हो गया बिजनेस के एड्स जो चलते हैं उसमें भी सेट डिजाइनर का काम होता है, वहाँ पे भी इसको काम मिल जाएगा। संग्रहालय में मिल जाएगा, और ये जो आजकल इवेंट सब होते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियाँ होती है तो उसमें भी, या फिर कोई पुरस्कार समारोह हो गया जहाँ पे सेट डिजाइन करना है, तो इन सब जगहों पे भी वेंकट को सेट डिजाइनर के रूप में, जीविका के रूप में काम आसानी से मिल जाएगा। इसमें से भी आपको कोई 4 लिखना है, 4 लिख लोगे आपको आंसर पूरे हो जाएंगे और आपके उत्तर के बदले पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसमें हमारे पास अथवा भी है, ख ऑप्शन भी है। ख हमारा कहता है एक लड़के ने टेंटों और माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग करके ज़्यादा चलने वाली पैंटें बनाई है। टेंट समझते हो, जो पंडाल वगैरह होता है उसके कपड़े ले लिए, और माल डिब्बों के कवर ले लिए, और उससे उपयोग करके उसने ज़्यादा चलने वाली पैंटें बनाई है, जिनमें औजार रखने के लिए जेबें लगाई गई है। उसका नाम क्या था? यह कपड़ा बाद में किस नाम से प्रचलित हुआ? तो ये हुआ लेवी स्ट्रॉस, जिसे लोकप्रिय हुआ डेनिम्स के नाम से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज डेनिम्स का नाम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं हो। आजकल हम जीन्स के रूप में भी डेनिम्स पहनते हैं। तो ये शुरुआत हुई थी जब एक बच्चे ने टेंट के कवर के साथ और माल डब्बों के कवर के साथ एक पैंट बनाया, उसमें कई सारी जेबों को लगाया जिसमें वो अपने औजार को रख सके, जो भी वो काम करता था। और बाद में नाम उसका क्या था? लेवी स्ट्रॉस। और कपड़ा बाद में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ उसका नाम था डेनिम्स। और आपको पता है आज भी हम ठंड के ऊपर जो डेनिम्स डालते हैं, जैकेट वगैरह डालते हैं जीन्स का, वो कितना लोकप्रिय है। तो ये ख का उत्तर था। प्रश्न नंबर 25 हमारा कहता है पोषण की समस्याएं केवल भोजन से ही संबंधित नहीं होती। पोषण का मतलब आपको पता है, कई बार आपने कुपोषण के बारे में भी तो होम साइंस में बड़े विस्तार से पढ़ा है। तो पोषण की समस्याएं केवल भोजन से संबंधित नहीं होती, अपितु विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के परस्पर संबंध कारक भी होते हैं। मतलब कई और भी अन्य कारण भी हैं जिसके कारण पोषण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर अल्प पोषण से संबंधित कोई 4 कारण देकर इस कथन की पुष्टि करना है। अब आपको 4 कोई कारण निकालना है जो व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर किसी बच्चे के अंदर या वयस्क के अंदर अल्प पोषण, कम खाने के कारण जो पोषण से संबंधित समस्या होती है उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसमें आपको पहला कारण तो दिया गया है अपर्याप्त या दोषपूर्ण आहार का सेवन। आप भोजन तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे भोजन का सेवन कर रहे हैं जो
पर्याप्त नहीं है आपके लिए, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप बासी खाना खा रहे हो, खराब का खाना खा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग करेगा आपके शरीर के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आपके पोषण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है रोग या संक्रमण। कई बार रोगी व्यक्ति भी पोषण संबंधी समस्याओं को झेलता है, या कोई ऐसी बीमारी है जो संक्रमण के कारण फैल गया है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता। आप भरपूर भोजन ही नहीं कर रहे हो, आप कम खाना खा रहे हो। कई बार आजकल के समय में जो लड़कियां हैं वो डाइट पे चली जाती है, भोजन कम करती है, क्योंकि उनको लगता है कि भोजन कम करने से उनका शरीर मेंटेन रहेगा, लेकिन ये अल्प पोषण हो जाता है और इससे कई सारी समस्याएं इंसान के शरीर में उत्पन्न होने लगता है। चौथा पॉइंट हमारा इसी में है अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके। कई बार बच्चों के अंदर माता सही तरीके से देखभाल नहीं करती है, सही तरीके से उनको भोजन नहीं करवाती है, सही तरीके से उसे रख नहीं पाती है, तो ये भी पोषण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपर्याप्त जल। यदि आप भरपूर मात्रा में पानी नहीं पीते हो, स्वच्छता और सफाई का ख्याल नहीं रखते हो, तो ये भी पोषण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा छठा पॉइंट हमारा कहता है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेके सजग नहीं हो, किसी भी रोग को आप इग्नोर कर देते हो, सही तरीके का भोजन नहीं करते हो, तो ये अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हो जाती है। और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भी पोषण संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, संक्रमण उत्पन्न होते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाता है व्यक्ति। सातवां प्रश्न पॉइंट हमारा कहता है अपर्याप्त और अथवा फिर आप कह सकते हैं अनुचित जानकारी, मतलब जानकारी के अभाव में लोग गलत चीज़ों का सेवन कर लेना, सही पर्याप्त मात्रा में भोजन न करना, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव। जो बूढ़े होते हैं उनको लोग इग्नोर कर देते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनको लड़कों से कम समझते हैं, उनको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, उनको दूध नहीं देती माता, तो ये भी एक प्रमुख कारण हो जाता है पोषण संबंधित समस्याओं का। शिक्षा का निम्न स्तर, कम जानकारी या अनपढ़ होना भी इस समस्या का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये तो टोटल 8 पॉइंट थे, इसमें से आपको कोई सा भी 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट से आपके आंसर पूरे हो जाएंगे। आप 4 पॉइंट लिखोगे, आपको पूर्ण रूप से उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न 26 हमारा कहता है विद्यार्थियों का एक समूह जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। आप सभी को पता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स क्या होता है। एक 5 सितारा होटल के रसोई घर में भोजन तैयार करने से संबंधित कर्मचारियों का अध्ययन करना। मतलब एक विद्यार्थियों का एक समूह है जो होटल मैनेजमेंट कर रहा है, उसे 5 स्टार में जाना है, और जो रसोई भोजन तैयार करते हैं उनके कर्मचारी जो हैं जो भोजन तैयार करते हैं, चाहे वो प्रधान रसोई हो जाएं या जो बैरा वगैरह होता है, उसके बारे में उनको जानकारियाँ इकट्ठा करना है। वहाँ कौन कौन से 3 कर्मचारियों के विषय में जानेंगे, उनका नाम लिखिए और प्रत्येक के बारे में एक महत्वपूर्ण दायित्व भी बताइए कि कौन व्यक्ति किस काम को कर रहा था। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है। रसोई घर से संबंधित कर्मचारी में कार्यपालक रसोइया होता है, उप रसोइया होता है और अनुभाग पर्यवेक्षक होता है, और जो छोटे होते हैं वो रसोइये होते हैं। तो कार्यपालक रसोइया जो होता है, जिसे हम शेफ डे कुजीन कहते हैं, तो ये क्या करता है, रसोई घर के प्रमुख के रूप में रसोई घर के क्रियाकलापों की योजना बनाना, उनकी व्यवस्था और नियंत्रण करना कि कैसे रसोई घर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कैसे साफ सफाई रखना है, इन चीज़ों का योजना बनाने का काम कार्यपालक रसोइये का होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, उप रसोइया है। ये कार्यपालक रसोइये का मदद करता है, मतलब उसकी हेल्प करता है। अनुभाग पर्यवेक्षक जो होता है उसका काम है रसोई घर के विभिन्न अनुभागों का पर्यवेक्षण करना। मतलब जितने रसोई घर में एक भाग तो होता नहीं, सफाई का अलग है, ये डिश का अलग है, वो डिश का अलग है, नॉन वेज अलग है, वेज अलग है, तो उन सभी जगहों पर जा जाके घूम घूम के उनका चेकिंग करना। और रसोइये का काम है कि खाने की सामान वस्तुएं बनाना, जो खाना बनाने का काम है वो रसोइये का होता है। तो ये 4 तरह के लोगों का चेक किया गया और उनके बारे में, उनके दायित्व के बारे में लिखा गया है। लेकिन आपको कोई 3 ही पूछ रहा था तो आप किसी 3 के बारे में बता दीजिएगा, आपका 3 करने से भी पूरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27 का क है हमारे पास। ये कहता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसे हम विकास संचार कहते हैं, शब्द का सबसे पहले किसने और किस वर्ष में प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, विकास संचार शब्द का सबसे पहले किसने और किस वर्ष में प्रयोग किया। भारत की तरफ
विकास संचार की पहल जिन देशों में की गई उनमें से किन्हीं दो का आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहला आपको नाम में आएगा नोरा क्यूब्रॉल, वर्ष 1972 में उपयोग किया। देश है ब्राजील, पेरू, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। इसमें से आपको कोई दो लिख देना है, मतलब आप किसी भी दो देश का नाम लिख लीजिए, ब्राज़ील लिख लीजिए, इंडोनेशिया लिख लीजिए, बांग्लादेश लिख लीजिए। और नोरा क्यूब्रॉल का नाम याद रखना है और 1972 याद रखना है, क्योंकि इसी समय सबसे पहली बार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में विकास संचार कहते हैं, शब्द का उपयोग किया गया था। इसका जो अथवा है और पार्ट ख है वो कहता है हमारे देश में कौन सा अभियान HIV एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है और इसको लक्षित करता है। इनके किन्हीं दो विशेषताओं की सूची बनाइए। देखिए HIV एड्स भी VVI पॉइंट रहेगा, इससे जुड़े हुए कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा रेड रिबन एक्सप्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो 1 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, 4 नंबर में पूछ ले। RRI के नाम से जाना जाता है। रेड रिबन एक्सप्रेस जो है वो जो है HIV एड्स जैसी बीमारियों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने का काम करता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो देश व्यापी अभियान करता है, अलग अलग देशों में ये अभियान करता है, अलग अलग देशों में जानकारियां इकट्ठा करता है और वहां पे HIV एड्स से जुड़ी हुई जानकारियां लोगों को देता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि HIV एड्स से जुड़ी हुई जानकारी न होने के कारण लोग, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा बीमारी है तो लोग उसे नफरत करने लगते हैं, लोग उसको छुआछूत की नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि HIV एड्स छूने या किसी के साथ खाने ऐसे कारण से नहीं होता, वो मतलब कि गलत तरह के यौन संबंध हो गया या फिर वो इंजेक्शन वगैरह हो गया जो किसी HIV एड्स के व्यक्ति को दे के और दूसरे व्यक्ति को दे दोगे तो उससे वो फैल जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में जानकारी ये प्रदान करता है। इसके अलावा विशेष रूप से डिजाइन की गई रेलगाड़ी 1 वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली, 180 जिलों में ये गई और 43,200 गाँवों में कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया। ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस है, इन्होंने क्या किया, अपनी मतलब कि संस्था के माध्यम से एक ट्रेन को डिजाइन किया विशेष रूप से HIV एड्स के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए। 9000 किलोमीटर का सफर तय किया, 180 जिलों में गए, 43,200 गाँवों में जाके इन्होंने इसके बारे में जानकारियां प्रदान की लोगों को। इसमें 7 डिब्बे थे, टोटल 7 डिब्बे वाला ट्रेन था, जो शैक्षणिक संसाधन मुख्य रूप से अनोक्रियात्मक इंटरेक्टिव टच स्क्रीन जो टीवी वगैरह आता है, 3D मॉडल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, LED प्रोजेक्टर हो गया, लोक प्रदर्शन मंच हो गया, केबिन से सुसज्जित था ताकि लोग इसको समझ सके। IRI की यात्रा जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी और परिक्रमा शैली को अपनाया, मतलब कि घूम घूम के लोगों को जागरूकता देने के लिए परिक्रमा किया। परिक्रमा का मतलब है कि चारों तरफ घूम घूम के लोगों को जानकारी प्रदान करना। लगभग सभी राज्यों से होकर ये ट्रेन गुजरा, सभी राज्यों से, कन्याकुमारी से शुरू हुआ और सभी राज्यों तक गया और उनको जानकारियां दिया कि HIV एड्स जो है वो छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। विभिन्न कलाकारों ने समूहों में विभाजित होकर प्रत्येक स्टेशन पर रुकने पर सूचना शिक्षा अधिकार IEC गतिविधियां जैसे नुक्कड़ हो गया, नाटक हो गया, लोकगीत हो गया, कहानियां प्रस्तुत करना हो गया, ऐसे लोगों को जानकारी दे रहे थे। क्योंकि हर गांव में तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो उनको नाटक के माध्यम से समझाना, गीत के माध्यम से समझाना, ऐसे करके वो लोगों को समझा रहे थे। स्थानीय रूप से संगठित युवा समूह ने भी अभियान में भाग लिया। जो स्थानीय लोग थे, जो युवा थे, जो नवयुवक थे, उन लोगों ने भी इस ट्रेन के लोगों का भरपूर सपोर्ट किया और अपने इलाकों में इनके द्वारा दिए गए जानकारियों को फैलाया। 7वां पॉइंट हमारा कहता है इस परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको कहते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYAS और यूनिसेफ तथा UNAIDS जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया गया। कई अलग अलग प्रकार के एजेंसियों के द्वारा इसे चलाया गया। भारतीय रेलवे के सहयोग द्वारा भी इसे चलाया गया, क्योंकि रेलवे तो भारत ने प्रदान किया था। इस अभियान ने रोग के बारे में समझ विकसित की, लोगों को बताया कि यह रोग है क्या, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति कलंक और भेदभाव को कम किया। देखिए, एड्स एक ऐसी बीमारी है ना कि आज भी लोगों के मन में यही है कि लोग
अलग अलग महिला या अलग अलग पुरुष के साथ संबंध बनाने से यह रोग फैल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ये रोग जो है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है और उसको किसी नाई ने दाढ़ी बना दिया और दाढ़ी बनाने के बाद उसी ब्लेड से उसका थोड़ा सा कट गया, जिस व्यक्ति को एड्स है, और उसी ब्लेड से अगर दूसरे व्यक्ति को भी दाढ़ी बना दिया और उसका भी कट गया और ब्लड से ब्लड मिल गया तो उस व्यक्ति को एड्स हो जाता है। तो लोगों के मन में जो भ्रम था ना कि एड्स है तो उसको छुएंगे तो हमें भी एड्स हो जाएगा, तो इन्हीं भ्रम को दूर करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया गया। अगला प्रश्न नंबर 28 हमारा कहता है, वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी है। वस्त्रों की देखभाल, कपड़ों का देखभाल करने के लिए, उसके रख रखाव को सही करने के लिए उपकरण को 3 श्रेणी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो उपकरण की श्रेणियों में देख लीजिए, धुलाई के उपकरण आते हैं जो कपड़ों को धोता है। इसके अलावा सुखाने के उपकरण आते हैं जो कपड़ों को ड्राई करता है। तीसरा है इस्त्री करना, प्रेस करना, आयरन करना। तो आप इसमें से 3 कोई सा भी लिख दोगे, आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे कि वस्त्रों के देखभाल में धोना, सुखाना, आयरन करने वाले 3 उपकरण जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 28 का पार्ट ख भी है जिसे हमें करना है कि वस्त्रों में से जल निष्कर्षण, जब कपड़ा आप धो लेते हो तो उसमें से जल निकालने के 3 तरीकों के बारे में बताना है। तो पारंपरिक तरीका तो हम तो हाथ से ही निचोड़ के कपड़े का रस कह रहा हूँ कि पानी निकाल देते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। तो जल निष्कर्षण के तरीके में चक्रण होता है कि उसे गोल गोल घुमाओगे, जैसे कि हमारे यहाँ कपड़े धोने वाले मशीन में गोल गोल घुमाता है तो उससे पानी निकल जाता है। तली निकास होता है कि उसके पानी जो है वो धीरे धीरे तल में जमने लगते हैं और पाइप के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। और चक्रण का संयोजन भी होता है। तली निकास और चक्रण का संयोजन करने से मतलब तली पाइप नीचे से निकला रहता है और चक्रण बार बार घुमाने से वो पानी कंटिन्यू कपड़ों के अंदर से निष्कासित हो जाता है। और साथ ही साथ इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये मशीन जो है वो 70 से 80% तक पानी कपड़ों से बाहर निकाल देता है। अगला प्रश्न नंबर 29 का क है, जिसमें पहला हमारे पास कहता है, नदैनिक पोषण और आहार की क्षेत्र में प्रशिक्षित एक व्यक्ति को कौन से 4 जीविका के अवसर उपलब्ध हैं। अगर नैदानिक पोषण और आहार की क्षेत्र में एक व्यक्ति डिग्री हासिल कर चुका है या शिक्षित है तो उसे जीवन में कौन से 4 नौकरियां या व्यापार का रास्ता उसे प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, जीविका के अवसर में सबसे पहला हमारा ऑप्शन कि स्वास्थ्य क्लबों, व्यायामशालाओं में सलाहकार के रूप में वो नौकरी कर सकता है। चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ बन के वो नौकरी प्राप्त कर सकता है। दूसरा हमारा कहता है अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में वो आहार से जुड़े हुए विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकता है। तीसरा हमारे पास है स्वतंत्र फ्रीलांस आहार विशेषज्ञ, मतलब जैसे खुद ही अपना एक ऑफिस खोल लिया और वहाँ पे बैठ के वो लोगों को आहार से संबंधित जानकारी देगा, इसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। चौथा हमारे पास है अस्पतालों में, विद्यालयों में, उद्योगों के अंदर, अल्पाहार गृहों के अंदर, कैंटीन के अंदर वो खान पान सेवा के अंदर भोजन के ऊपर विशेषज्ञ के रूप में अच्छी क्वालिटी के भोजन को बेच सकता है। 5वां नंबर हमारा कहता है विशिष्ट स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति करने वाले उद्यमी के रूप में काम कर सकता है। मतलब कि एक होता है ना कि एक कंडीशन होता है व्यक्ति को जिस समय में उसको उसी प्रकार के भोजन करना है। जैसे शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें बताया था कि सर्जरी के दौरान व्यक्तियों को ऐसे भोजन करना चाहिए जो तरल हो, पूर्ण रूप से तरल हो। तो ऐसी चीज़ों का भी जानकारी वो लोगों को दे के अपना व्यवसाय कर सकता है, जीविका चला सकता है। 6ठा नंबर पॉइंट कहता है शिक्षण और शैक्षिक, लोगों को समझा सकता है, इंस्टीट्यूट खोल सकता है, ट्यूशन दे सकता है, पढ़ा सकता है। 7वां है एक्सपेरिमेंट करेगा, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो जानकारियों को और फैलाएगा। पोषण और विपणन करेगा, पोषण से संबंधित समस्याओं को या उससे जुड़े हुए खाद्य पदार्थों का वो मार्केट में व्यापार करेगा। तकनीक लेखन कर सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, किताब लिख सकता है। तो इसमें से कोई 4 पॉइंट आप लिख दोगे, आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें दूसरा पॉइंट भी हमारा कहता है विश्वविद्यालय में, मतलब यूनिवर्सिटी में, नैदानिक पोषण और आहार की पढ़ने या पढ़ाने के लिए कौन सी परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। तो अगर आप विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में नैदानिक पोषण और आहार की पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसे नेट या
NET अथवा राज्य के अंदर परीक्षा सेट में SET को आपको पास करना जरूरी है। कोई भी आप एक लिख लो या एक पास कर लोगे तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, वहाँ पे आप शिक्षा प्रदान कर सकते हो। इसमें आपके पास अथवा में क्वेश्चन है कि आप या तो ऊपर वाला कर लो या ख जो अथवा है वो कर लो, जिसमें पहला प्रश्न हमारा कहता है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। कोई एक उदाहरण आपको देना है। तो देखिए, ऐसे खाद्य पदार्थ जो विशेष रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए निर्माण किए जाते हैं। अब हर एक व्यक्ति हर एक तरह का भोजन नहीं कर सकता है। अगर कोई बीमार है, कोई किसी खास प्रकार के संक्रमण से ग्रसित है, किसी को किसी खास प्रकार का रोग है, तो क्या कोई ऑपरेशन वाला व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों को अलग अलग खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ नियंत्रण किए जाते हैं और केवल डॉक्टर के नुस्खे के साथ ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर पहले बता देता है कि आपको अभी गोभी नहीं खाना, आपको अभी मिर्च नहीं खाना, आपको अभी तेल मसाला नहीं खाना। तो ऐसी बीमारी या स्थिति में विशिष्ट आहार का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं कम सोडियम या कम नमक वाला। जो हार्ट से संबंधित लोग हैं, जिन्हें हाई BP वगैरह की बीमारी होती है, उनको नमक कम खाने के लिए बोला जाता है कि आप नमक बिल्कुल न के बराबर खाइए, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से उनका BP बढ़ जाता है। लैक्टोज मुक्त दूध पीने के लिए बोला जाता है। अब आप इसमें कोई एक लिखो, आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। इसी अथवा में आपके पास दूसरा प्रश्न भी है, सामान्य या नियमित आहार से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा आहार जिसमें खाद्य पदार्थ के सभी समूह सम्मिलित हों और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को पूर्ति किया जाए। मतलब ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल, खनिज, आयरन, कैल्शियम मौजूद होते हों और एक व्यक्ति से जो शरीर के अंदर उनको ज़रूरत होती है उसको पूरा कर सके। अस्पतालों में नियमित आहार में तले हुए वसायुक्त खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, मसाले कम होते हैं। आप हॉस्पिटल में जो अभी आपको खाना मिलेगा ना, उसमें ज़्यादा मसाला नहीं मिलेगा। आपको मिठाइयाँ वगैरह, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें या ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या ज़्यादा मसाला तेल वाली चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। खंड क, खंड ख और खंड ग हो चुका है। अब हमारा अंतिम है खंड घ। अब हम खंड घ को करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, तीसमें भी हमारे पास क और ख दो प्रश्न हैं। क हमारा कहता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से आप क्या समझते हैं। कोई सा अन्य शब्द सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी क्या होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म पोषक की हीनता के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से शरीर में जैसे कि विटामिन की कमी हो गया, खनिज की कमी हो गया, लवण की कमी हो गया। अगर ऐसी चीज़ें आपके शरीर में कमी हो रही है तो इसे हम कहेंगे सूक्ष्म पोषक की कमी। इसके अलावा सूक्ष्म पोषकहीनता के शब्द में आप छिपी हुई भूख को लिख सकते हैं। छिपी हुई भूख को सूक्ष्म पोषकहीनता के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ख जो इसका है वो कहता है भारत में प्रचलित किसी एक सूक्ष्म पोषकहीनता का नाम लिखिए। इससे पीड़ित रोगियों में दिखाई देने वाले कोई दो मुख्य लक्षणों को बताइए। तो देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों से कमी अर्थात लोहे की कमी शरीर में, जिसे अरक्तता कहते हैं, जो अक्सर लड़कियों के अंदर देखने को मिलेगा, किशोर लड़कियों के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि पीरियड के दौरान लड़कियों के शरीर से काफ़ी रक्त बाहर आ जाता है। ऐसे में अगर लोहे की कमी हो, आयरन की कमी हो शरीर के अंदर, तो वो अरक्तता जैसी लक्षणों को बता देता है। इसमें क्या होता है कि इसके लक्षण क्या है, तो आपका शरीर जो है वो थकान और सुस्ती जैसा फील करेगा, आप थके थके से फील करोगे, सांस लेने में तकलीफ होगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपकी उंगलियां, नाखून, आंखें पीला पीला हो जाएगा, नेत्र श्लेष्मा, जीभ, नाखूनों का पीला पीला होना, मुलायम तालू हो जाना, ये सब इसके लक्षणों में है। संज्ञानात्मक कार्य, जैसे किसी चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे, आप बार बार चीज़ों को भूलोगे, तो ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। दूसरे नंबर पे है विटामिन ए की कमी। अब विटामिन ए की कमी अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाए तो रतौंधी का शिकार हो जाएगा या फिर उसकी आंखों की रोशनी पूरी की पूरी चली जाएगी। संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम होना, मतलब शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता जो है वही प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है, वो कम हो जाएगा। शरीर की वृद्धि पर भी इसका असर पड़ता है, आपका शरीर सही तरीके से विकास नहीं करेगा।
तीसरा पॉइंट है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। तो आयोडीन की कमी से आपको पता है घेगा रोग हो जाता है, गलकंड हो जाता है, बौनापन हो जाता है, लोगों की हाइटें नहीं बढ़ती है। इसके अलावा मानसिक मंदन, लोग सुस्त हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। इसके अलावा भ्रूण की जन्मजात विकृतियां, कई बार भ्रूण जो होता है पेट में पल रहा बच्चा जो होता है वो भी टेढ़ा, आना काना, लंगड़ा लुल्ला वगैरह हो जाता है। ये सब आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। 31 का क हमारा कहता है उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम खरीदार होते हैं और कई बार वे समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि निर्माता तथा सेवा प्रदाता जो होते हैं, जो सेवा देने वाले होते हैं, वो सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ को खरीदते हो तो उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में अगर आ जाए तो आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाओगे, उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और कई बार चीज़ जो बेचते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, वो भी जो ग्राहक होते हैं उनके सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उपयुक्त कथन के संदर्भ में वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ता को किन किन 4 अपेक्षाओं की बातों पर ध्यान रखना है, उसको चर्चा करना है। तो सबसे पहले जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसका उचित दाम होना चाहिए, उपयुक्त समुचित जानकारी उसके बारे में होना चाहिए, सही वजन और सही माप होना चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए, जैसे कि प्रमाण पत्र होना चाहिए, ISI हो जाए, वुल मार्क हो जाए, एग मार्क हो जाए, बहुत सारे ऐसे मार्क हैं जिससे वो प्रमाणित होता है कि ये वस्तुएं सही है। बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता, खरीदने और बेचने में लोगों को ईमानदारी रखनी चाहिए, ये नहीं कि 1 का 3 करके उसको बेच रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। पता नहीं कि हम जैसे कि मान लो प्रेशर कुकर लेके आए, चावल चढ़ाए, प्रेशर कुकर ही आवाज़ कर गया, तो ऐसे में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उत्पादों की शुद्धता होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि हम बाजार से घी लेके आए, पता चला कि वो वनस्पति घी निकला, डालडा निकला, वो केमिकल निकला, तो ये सभी चीज़ें सही नहीं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। इसमें से आप कोई 4 पॉइंट को जरूर लिखें, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इसमें हमारे पास अथवा में भी क्वेश्चन है। ख हमारे पास अथवा है, उपभोक्ता शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रविंद्र एक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन स्थापित करना चाहता है। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्री बोर्ड वगैरह में भी आपसे पूछे गए हैं, जो आपको थोड़ा अटपटा सा प्रश्न लगता होगा कि उपभोक्ता शिक्षण में जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो रविंद्र नाम का व्यक्ति है वो एक संगठन स्थापित करना चाहता है, एक संस्था खोलना चाहता है। उसे उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में इन संगठनों में से किन्हीं 4 महत्वपूर्ण भूमिका को समझाना है। तो देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, उपभोक्ता जागरूकता का सृजन करना, जो कस्टमर होते हैं उनको जागरूक करना। दूसरा है पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, मार्गदर्शिका, दृश्य श्रव्य सामग्री और अनुसंधान रिपोर्ट आदि के माध्यम से सूचना जानकारी को प्रसारित करना, ऐड करना, एडवर्टाइजमेंट करना। तीसरा पॉइंट है कानूनी सलाह भी जरूर लेना पड़ेगा, पैरवी करना, उपभोक्ता के लिए एक नए वैधानिक प्रावधानों के लिए जानकारी का प्रचार करना कि उपभोक्ता के लिए वो चीज़ें सही है नहीं है, उपभोक्ता उसे पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उत्पादों का तुलनात्मक परीक्षण करना, जो उत्पाद वो बना रहे हैं उसको दूसरे उत्पाद के साथ तुलना करके देखना कि हमारी क्वालिटी कहीं उससे खराब तो नहीं रह गई है। अगर हानिकारक और असुरक्षित उत्पाद है तो उसके बारे में जानकारी फैलाना कि ये प्रोडक्ट अगर आप उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा उत्पाद वापस मंगवाना, अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, किसी प्रोडक्ट के कारण कोई क्षति हुई है तो उस सारे प्रोडक्ट को वापस मंगवा के उसको पुनः चेक करना। 7वां पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता की शिकायतों से निपटना, जो भी कस्टमर हैं अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके जुड़ी जो शिकायतें होती है उनको समाधान देना, उनका जो भी शिकायत है, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट को लेके उसकी समस्याओं का समाधान देना। 8वां पॉइंट कहता है जनसभाओं का आयोजन करना, लोगों को एक मंच पे बुला के पूछना कि आपने मेरा प्रोडक्ट यूज किया तो आपको कैसा लगा, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं है। उपभोक्ताओं और उपभोक्ताओं आंदोलन को सशक्त बनाना, जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनको यह बताना कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी आपके पास है कि नहीं, क्या वो सही दाम पे आप ले रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, वो आपके लिए कहीं क्षतिपूर्ण तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके अलावा उपभोक्ता के हित में पत्रिकाओं में प्रकाशन करना, जो भी कस्टमर होते हैं उनके लिए अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या सोशल साइट के माध्यम से उनके हित में चीज़ों को बताना,
पुस्तकालयों के माध्यम से दस्तावेजों का केंद्र को स्थापित करना कि पुस्तकालय में इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, उसके बारे में किताब है, आप किताब को पढ़ के उन चीज़ों को चलाना वगैरह समझ सकते हैं। जैसे कि आज के समय में आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल है, टीवी है, कुछ भी है, उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है ताकि आप पढ़ के उस चीज़ों को उपयोग करना सीख सकें। सतर्कता समूह के रूप में काम करना, किसी भी प्रोडक्ट को उपयोग करना और उससे सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें जितनी आज के समय में सुविधापूर्ण है वो उतना ही खतरनाक भी है। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको लिख लेना। अगला प्रश्न है 32। अब ये हमारा कहता है जय और सिप्रा ने मिलकर हाल में ही अपना एक स्टोर श्रृंखला का उद्घाटन किया, मतलब एक स्टोर, एक दुकान जैसा कुछ शुरुआत किया है, एक शहर में किया है। तो उस पहला इसमें ऑप्शन क दे रखा है कि उनकी स्टोर श्रृंखला के विभिन्न कार्यस्थलों का सौंदर्य, साज सज्जा और कार्यशीलता में वृद्धि के कार्य का उत्तरदायित्व किस प्रकार के डिजाइनर द्वारा किया जाएगा। अब उन्होंने तो स्टोर खोल लिया, अब स्टोर खोलने के बाद स्टोर को सजाना भी तो होगा, डेकोरेशन भी तो करना होगा। तो कौन सा व्यक्ति है जो उनके स्टोर को सजा सकता है, तो उसका नाम होगा आंतरिक डिजाइनर। डिजाइनर होते हैं जो डेकोरेटर होते हैं, वही उनके दुकानों की साज सज्जा परिसज्जा को सुधार सकते हैं। इसी में हमारा ख कहता है उनकी स्टोर श्रृंखला के किन्हीं 4 प्रमुख विभागों का नाम लिखिए। तो उन्होंने स्टोर खोल लिया, तो उसके 4 श्रृंखला में आपको पहला होगा व्यापारिक प्रभाग, दूसरा होगा कि इसमें विक्रय और संवर्धन प्रभाग जो बेचेगा किसी भी चीज़ को, वित्त और नियंत्रण प्रभाग जो बिकने के बाद पैसा आया उसको कंट्रोल करना, प्रचालन विभाग कैसे उसको सही तरीके से सुयोग्य तरीके से चलाना है, कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाग जो कर्मचारी होंगे उनको देखना, जो शाखा होगा उसमें कैसे आप स्टोर करोगे, कैसे आप विपणन करोगे। ये सारी चीज़ों में से आपको कोई 4 पॉइंट लिखना है अगर कोई स्टोर खुलता है, कोई व्यक्ति अगर स्टोर खोलता है तो। इसी में हमारा गौ भी है जो कहता है एक छोटा एकल इकाई स्टोर, मतलब एक छोटा स्टोर जो होता है वो बड़े स्टोर से, श्रृंखला वाले स्टोर से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जो छोटा स्टोर होता है वह पड़ोस की दुकान की तरह होता है कि जिस पे आप जाओगे, कुरकुरे कुछ भी ले लोगे, चाय पत्ती ले लोगे, बिस्किट ले लोगे। ये मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर है कि मतलब वहीं पे दुकान है, उसमें मालिक रहता है, ऊपर में घर है, नीचे में दुकान है। लेकिन जो श्रृंखला स्टोर होता है ये फुटकर दुकानें होती है जिनका एक ही ब्रांड या केंद्रीय प्रबंधन होता है। सामान्यतः इनकी मानकीकृत जो होता है वो व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां द्वारा होता है, उनको सर्टिफिकेट लेना होता है, प्रोडक्ट उनके दुकान में अच्छा खासा होता है। तो ये एक श्रृंखला वाले स्टोर होते हैं। प्रश्न नंबर 33 हमारा कहता है निरंतर साथियों के दबाव से परेशान होकर एक 15 वर्षीय किशोर लड़के ने विद्यालय ही छोड़ दिया। एक बुली करने वाले लड़के होते हैं कुछ स्कूल में, तो वो एक 15 साल के किशोर को बार बार बुली कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था, जिसके कारण वो स्कूल को ही छोड़ दिया। हमारा क्या पता। पता नहीं। बाप रे बाप। चलो मैं यही सो जाऊँ तो पार्टी ये पैर ऐसे लग रहा है, ऐसे हो रहा है। शुरू होते खत्म। सुनना क्या यहां तक कि उसका परिवार भी उसे सकारात्मक सहयोग नहीं दे सका और वह अवैध गतिविधियों का शिकार हो गया, मतलब वो गलत संगति में चला गया, गलत रास्ते पे चला गया। तो क जो है वो कह रहा है उपयुक्त के अलावा कोई एक युवा समूह का नाम लिखिए जो संवेदनशील है। तो जो संवेदनशील युवा समूह होता है जिसका माइंड सेट नहीं होता है, जो मतलब कि उस समय उस काम के लिए तैयार नहीं होता, उसका माइंड जो है वो हलचल में होता है। तो ग्रामीण और जनजातीय युवा जो होते हैं वो संवेदनशील युवा समूह होते हैं। किशोर विशेष रूप से किशोरियाँ जो होता है, लड़कियाँ जो होती है जो किशोरियों की उम्र में होते हैं, उनका भी दिमाग चंचल होता है। अपंगता वाले युवा, जो युवा अपंग होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी कारण से जिनका शारीरिक ढांचा सही नहीं होता है। चौथा है विशेष कठिन परिस्थिति वाले युवा, जैसे अवैध धंधों के शिकार, अनाथ बच्चे, सड़कों पर आवारे बच्चे, ये सब बहुत जल्दी गलत गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। तो इसमें से आपको कोई सा भी एक लिखना है। इसी में हमारे पास ऑप्शन ख भी है
13 से 19 वर्ष के आयु के युवा जो होते हैं उनकी किन्हीं 2 आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं इनकी कोई 2 आवश्यकताओं के बारे में बताइए। तो देखिए, इनकी आवश्यकता है कि उचित शिक्षा इनको मिलना चाहिए, लाभकारी रोजगार मिलना चाहिए, व्यक्तिगत इनका विकास होना चाहिए, तरक्की का सही अवसर मिलना चाहिए, स्वच्छ परिवेश मिलना चाहिए, स्वच्छ स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए, सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध इनको अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा युवाओं से संबंधित मुद्दों से सरोकार रखने वाले निर्णायक संस्थाओं में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। संस्थाएं युवाओं का केयर करते हैं, किशोरों का केयर करते हैं, उनके पास इनका लिंक होना चाहिए ताकि वो इनसे मिलते जुलते रहें। इनके मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक शिक्षा मिलना चाहिए, इनको खेलों के अंदर मतलब इनकी रुचि को देखते हुए इनको खेलों तक पहुंच होना चाहिए। इसमें से आपको कोई सा भी 2 पॉइंट लिखना है, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, तो ये आप 2 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें गौ ऑप्शन भी है। गौ कहता है 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग को पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कौन सी नीति चलाई जा रही है। तो ये 1 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम राष्ट्रीय युवा नीति कहते हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु के वर्ग के जो भी बच्चे हैं इनको पर्याप्त अवसर, चाहे वो खेल में हो जाए, रोजगार में हो जाए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति चलाया गया है। प्रश्न नंबर 34 का क कहता है नैनिका ने प्लेन साड़ी के साथ भारी जरी की कढ़ाई वाला ब्लाउज पहना हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, बताइए कि इस साड़ी और ब्लाउज के परिधान में डिजाइन के किस सिद्धांत का सृजन किया गया। डिजाइन के इस सिद्धांत पर दर्शकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शकों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर नैनिका ने प्लेन साड़ी के साथ भारी जरी कढ़ाई वाला ब्लाउज पहना है तो दर्शक इसे पसंद करेंगे। दर्शकों का क्या है, दर्शकों को तो ये सारी चीज़ें पसंद ही आता है, और खासकर दर्शकों में अगर लड़के हों तो उन्हें और अच्छा लगेगा। तो अब प्रभाव की अगर बात करें, अगर नॉर्मली दर्शकों की बात करें तो पहले तो बात कर लेते हैं डिजाइन का सिद्धांत जो है वो महत्व रखता है। जो भी कपड़े डिजाइन के तरह से बनाए जाते हैं उनका सिद्धांत जो है वो महत्व रखता है। महत्व का प्रभाव क्या है, तो पोशाक का केंद्र बिंदु, पोशाक में रुचि की वृद्धि, पोशाक में विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करना। अब देखिए, इसका मतलब बड़ा गंभीर भी निकलता है। जब भी कोई आप कपड़ा पहनोगे तो उस पोशाक पे ध्यान कहाँ जाता है, कौन सा केंद्र बिंदु है, किस चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मान लो मैंने शर्ट पैंट टाई सूट सब पहना है, अब किसी को मेरा टाई पसंद आ रहा है, किसी को मेरा शर्ट पसंद आ रहा है, किसी को मेरा टाई पिन पसंद आ रहा है, किसी को मेरा वो कपलेट हुक पसंद आ रहा है, जूता पसंद आ रहा है। तो ऐसे में अगर लड़कियों की साड़ी और ब्लाउज की बात कर लें तो ये निर्भर करता है कि उनके कपड़े किस प्रकार से, अलग अलग लोगों का अलग अलग ध्यान आकर्षित होगा। किसी को ब्लाउज पसंद आएगा, किसी को साड़ी पसंद आएगा। तो इसमें से कोई सा भी आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप 1 पॉइंट लिख के इसको मतलब ओके कर सकते हो। इसी में दूसरा प्रश्न हमारे पास कहता है किन्हीं अन्य 3 तरीकों का वर्णन कीजिए जिसमें परिधान में डिजाइन के इस सिद्धांत का सृजन किया जा सकता है। तो देखिए, 3 डिजाइन में अगर आपको 3 तरीकों के बारे में बात करना है तो पहला तो है रंग विषम विपरीत रंग। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जिस कलर का साड़ी है लोग उसी कलर का मतलब सारी चीज़ें पहन लेते हैं, नहीं। तो उसमें जो अलग, या शर्ट पैंट ही है तो एक लाल शर्ट है तो लाल ही पैंट थोड़ी ना कोई पहनता है, ब्लैक है तो ब्लैक भी नहीं पहनता। थोड़ी सी विषमताएँ होती है, रंगों का अंतर होता है। जैसे कि व्हाइट शर्ट पे ब्लैक पैंट है, ब्लैक पैंट पे व्हाइट शर्ट है। तो ऐसे एक चूजिंग पॉइंट होता है जिसमें लोग कपड़ों का कलर चूज करते हैं। आकृति और विभिन्न सामान्य आकृतियां भी निर्भर करती है, अलग अलग डिजाइनें होती है। आजकल कपड़ों के ऊपर, साड़ियों के ऊपर, ब्लाउज के ऊपर काफ़ी सारे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। रेखाओं का दोहरापन, कई सारे उस पर पट्टियां बनाई जाती हैं, रेखाएं खींची जाती है। वस्त्र सज्जा का उपयोग करना, उसकी बुनावट को देखना, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पैटर्न भी बहुत जरूरी है। साड़ी में कई प्रकार के पैटर्न आपको मिल जाएंगे, कई प्रकार के डिजाइन मिल जाएंगे। उपसाधन सजावट, पृष्ठीय सजावट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसमें एक कपड़े को मतलब आप कह सकते हैं कि परिधान के डिजाइन में उसके सिद्धांत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण। आप इसमें से कोई सा 3 पॉइंट लिखोगे, ओके हो जाएगा आपका 3 पॉइंट से। इसमें आपके पास अथवा में भी प्रश्न है कि हैरी ने अपनी बहन को उपहार में एक चमकीली रेशमी धारियां युक्त कमीज मिली है।
मतलब हैरी नाम का व्यक्ति है, उसको अपनी बहन से उपहार में मतलब गिफ्ट में एक रेशमधारी युक्त कमीज शर्ट मिला है। दिए गए कमीज के विवरण से डिजाइन के दो तत्वों को पहचानिए। तो डिजाइन के दो तत्व क्या है? रेखा है और बुनावट है, टेक्सचर है। किसी भी शर्ट में आपको या तो वो प्लेन होगा या फिर धारीदार होगा, और उसकी बुनावट के ऊपर निर्भर करता है कि उसका टेक्सचर क्या है, उसकी बनावट कैसी है, कैसे उसको सिला गया है। इसी में हमारे पास दूसरा प्रश्न भी है कि डिजाइन में उपयुक्त दो तथ्यों में से किसी एक को परिभाषित कीजिए और परिधान पर इन्हें किन्हीं दो प्रभावों को समझाइए। परिभाषा में तो आप मान लो ऊपर मैंने आपको बताया था कि रेखा है और बुनावट है, तो या तो रेखा को परिभाषित कर दो या बुनावट को परिभाषित कर दो। यहाँ पे रेखा के बारे में बताया गया है। रेखा उस चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो बिंदुओं को जोड़ता है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले जो लाइनें होती है उसे हम रेखा कहते हैं। अब प्रभाव इसका क्या है? तो कभी कभी आपने देखा होगा ये टेढ़ी होती है, कभी ये सीधी होती है, कभी ये मतलब जालीदार होती है। रेखाएं तो कपड़ों पे अलग अलग तरीकों के होते हैं। क्षैतिज रेखाएं भी होती है, तिरछी और विकर्ण रेखाएं भी होती है, लंबी और लहराती हुई वक्र रेखाएं भी होती है। बड़े गोल वक्र का नाटकीय स्पर्श प्रदान करने और माप को चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए भी कपड़े बनाए जाते हैं। कई बार आपने देखा कपड़े के ऊपर से भी बुनावट की जाती है, टेक्सचर दिया जाता है। छोटे हल्के वक्र युवा और प्रफुल्ल प्रतीत होते हैं। अब छोटे हल्के वक्र मतलब जो छोटा छोटा बिंदु टाइप का होता है, कपड़ों के ऊपर बुनावट दिया जाता है, वो प्रफुल्ल मतलब खुशियों को दिखाता है। बुनावट, अब टेक्सचर के बारे में अगर बात कर लें तो टेक्सचर किसे कहते हैं? बुनावट दिखने और छूने का एक संवेदी अनुभूति है। बुनावट आपने देखा होगा, जब भी लोग कपड़े खरीदते हैं उसको छू के देखते हैं, उसके टेक्सचर को देखते हैं कि इसका बहुत मुलायम है, रुखरा है, सूखा है, मतलब कि रेशे से मतलब कि कोई हाथ में चुभन तो नहीं हो रहा है। ये स्पर्शी मतलब छूने से पता चलता है। यह कैसा दिखाई देता है? तो अपारदर्शक होता है, घना होता है, पारदर्शक होता है, पारिभाषी भी होता है। इस तरह के ये कपड़े होते हैं। अगर इसके प्रकृति की बात करें तो ढीला हो सकता है, लटका हुआ हो सकता है, कड़ा हो सकता है, बाहर निकला हुआ हो सकता है, चिपकने वाला हो सकता है, लहराता हुआ हो सकता है। टेक्सचर के हिसाब से छूने से कैसा लगता है? टेक्सचर तो नरम हो सकता है, कड़क हो सकता है, रूखा हो सकता है, समतल सतह वाला हो सकता है, उभर खाबर हो सकता है, खुरदुरा हो सकता है, दानेदार हो सकता है, कनिये हो सकता है। कनिये का मतलब होता है जो हाथों से छूने से आपके धागे आपकी उंगली पे पता चलता हो कि ये इस तरह खिंचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसमें इसके दो प्रभाव को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है। इसमें क हमारे पास कहता है कोडेक्स और आईएसओ के बीच 3 अंतर बताइए। ये डबल VVI क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण है। कोडेक्स और आईएसओ का प्रश्न इस बार 100% आपसे पूछा जाएगा। अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो कोडेक्स जो है वो अंतः सरकारी संस्था होता है और आईएसओ जो है वो गैर सरकारी संगठन होता है। पहला अंतर तो आपको यही लिखना है। दूसरा हमारा पास है राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है और ये स्वैच्छिक विकास पे है, मतलब अपने ऊपर निर्भर करता है। तीसरा है परिवर्तन बहुत धीमे होता है कोडेक्स के अंदर, लेकिन आईएसओ के अंदर क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का जो है वो पुनर्वालोकन होता ही होता है। कोडेक्स में अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है और वर्तमान इसमें क्या है, वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसी का वर्णन करता है। तो इसमें से आप कोई 3 साल लिख लो, आपके आंसर पूरे हो जाएंगे। इसी में हमारे पास ख कहता है भोजन में पार संदूषक कैसे होता है, इसे फैलाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। ये भी आपका डबल VVI प्रश्न रहेगा। ये मतलब क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। पार संदूषक क्या होता है? पार संदूषक तब होता है जब रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव संदूषित स्रोतों से और संदूषित भोजन में स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव भोजन में आ जाते हैं, यह तब होता है जब कोई रसोइया जो खाना बनाने वाला होता है वो तख्ता हो गया या चॉपिंग बोर्ड हो गया पर कच्चा मांस, मुर्गा मुर्गी के टुकड़े काटे को बिना तख्ते को साफ किए बिना फिर दूसरे खाद्य पदार्थों को बनाना शुरू कर देता है। मतलब एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया, इस पे उसने मुर्गा मुर्गी या मछली काट दिया, अब उसको साफ किए बिना दूसरा भोज्य पदार्थों को उसी पे काटना शुरू कर दिया, प्याज मिर्चा काटना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर के जीवाणु दूसरे भोजन में चले जाते हैं जो खाद्य को संदूषित कर
देते हैं। अब देखिए, ऐसे खाद के टुकड़े काटे जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सलाद, ऐसी ही चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होता है उसका नाम है साल्मोनेला, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। साल्मोनेला सूक्ष्म जीव है जो इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में आ जाता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस के ये प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन दिया गया है, सारे प्रश्नों को बताया गया है, ये भी समझाया गया कि कैसे आप एग्जाम में चीज़ों को लिखोगे, कैसे रोल नंबर लिखोगे, कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। यहाँ पे पूर्ण रूप से इस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।